अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन का पिछला वाला हिस्सा उखड़कर प्लेन से अलग हो जाता है, जिस वजह से प्लेन बड़ी ही तेजी से सामने एक पहाड़ी की ओर बढ़ता है। पायलट जहाज को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आखिर क्या ये सभी लोग बच पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं फ्लाइट 123 की खौफनाक कहानी। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से इटामी जाने के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस फ्लाइट की कमान 3 अनुभवी पायलट्स के हाथ में थी, जिसमें कप्तान थे 49 वर्षीय मसामी टकाहमा, जिन्हें 12,500 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इस फ्लाइट पर फर्स्ट ऑफिसर थे युटाका ससाकी, जिन्हें 4,000 घंटे का फ्लाइट अनुभव था, और इस जहाज के फ्लाइट इंजीनियर थे हिरोशी फुकुदा, जिन्हें 10,000 घंटों का अनुभव था। देखने में तो यह जहाज एक सुरक्षित हाथों में था, लेकिन आज इस जहाज पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए ये तीनों अनुभवी लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और ना ही कभी उन्होंने ये सपने में सोचा था कि उन्हें कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। शाम के 6:04 पर फ्लाइट 123 टेक ऑफ करती है। उस दिन मौसम बहुत खराब था, इसलिए कप्तान ने जहाज को समुद्र के ऊपर से होते हुए एक दूसरे रूट से ले जाने का फैसला किया। जहाज टोक्यो की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते हुए ओसाका की ओर मुड़ता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। ये एक बोइंग 747 जहाज है जो पिछले 11 सालों से लगातार उड़ान भर रहा है, जिस वजह से आज जब ये जहाज अपने हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो इसके पिछले वाले हिस्से में प्रेशर की वजह से एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट की वजह से जहाज के पीछे लगा रडार और अन्य जरूरी कंट्रोल सिस्टम भी हवा में उड़ जाते हैं। जहाज के अंदर यह नजारा देख सभी यात्री डर के मारे चीखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हुआ। जहाज का पिछला हिस्सा खुल जाने की वजह से जहाज के अंदर एयर प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, जिस वजह से यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क बाहर निकल आते हैं और सभी यात्री अपना अपना ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। इधर कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं। उनके सामने कंट्रोल पैनल पर जहाज के अंदर का प्रेशर 0 दिखने लगता है। कप्तान ने वापस टोक्यो जाकर तुरंत लैंड करने का फैसला किया। पायलट ने एटीसी से जहाज को इमरजेंसी लैंड कराने की परमिशन मांगी और जहाज को टोक्यो की ओर दाईं ओर मुड़ा। लेकिन जैसे ही जहाज दाईं ओर मुड़ा वैसे ही प्लेन झुकने लगता है। पायलट ने जहाज को सीधा करने का खूब प्रयास किया, लेकिन परेशानी ये थी कि जहाज को कंट्रोल करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है वहीं फेल हो गया। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का मतलब है मौत। पायलट्स ने अपने सिस्टम फेलियर के बारे में एटीसी को बताया तो एटीसी को समझ आ चुका था कि यह कोई ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है जिसमें प्लेन को किसी बीमार व्यक्ति या फॉल्टी इंजन की वजह से लैंड कराया जा रहा हो, बल्कि ये तो एक सीरियस इमरजेंसी है जिसमें पूरा जहाज ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जहाज के पीछे ये जो टेल फिन होते हैं, इनका काम जहाज को स्टेबिलिटी देना होता है ताकि जहाज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही से उड़ सके। लेकिन फ्लाइट 123 की ये टेल फिन ही उड़ चुकी थी तो जहाज हवा में स्विंग कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो पेड़ से कोई पत्ती टूटकर गिरती है। अब परेशानी ये थी कि बिना कंट्रोल्स के जहाज अब एक रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था, जिससे कभी जहाज अचानक हवा में बहुत ऊपर की ओर उठने लगता तो कभी जहाज बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता। जहाज पर बैठे हर एक यात्री को अब मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब परेशानी ये थी कि पायलट्स जहाज को कंट्रोल करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने का ही ध्यान नहीं रहा, जिससे पायलट्स हाइपोक्सिया का शिकार होने लगे और उनका दिमाग बेहोशी की हालत में जाने लगा। उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही थी। एटीसी ने पायलट्स को कई बार कॉल्स भी किए, लेकिन हाइपोक्सिया की वजह से पायलट्स ने एटीसी के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इधर एयरपोर्ट पर जहाज को इमरजेंसी लैंड कराने के लिए बिल्कुल खाली कर दिया गया, लेकिन प्लेन को तभी लैंड कराया जा सकता था जब पायलट्स जहाज को कंट्रोल कर पाएं। फिलहाल के समय में पायलट्स केवल जहाज के इंजन्स की स्पीड को ही कंट्रोल कर सकते थे। पायलट्स ने अब इंजन्स की मदद से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू किया और काफी ट्रायल और एरर्स के बाद प्लेन के रोलर कोस्टर मोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। जहाज अब स्टेबल मोशन में आ चुका था। जहाज में बैठे सभी यात्रियों को भी लगने लगा कि अब उनके पास बचने की एक उम्मीद है। अब पायलट्स ने एटीसी के कॉल्स पर भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। एटीसी ने पायलट्स को नगोया एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहा, क्योंकि वो एयरपोर्ट उनके ज्यादा नजदीक था, लेकिन पायलट्स ने नगोया एयरपोर्ट पर उतरने से मना कर दिया,
क्योंकि नगोया एक छोटा एयरपोर्ट था। पायलट ने एटीसी को हैनेडा एयरपोर्ट पर ही उतरने को कहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और उस पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी सुविधाएं भी मौजूद थीं। पायलट्स किसी भी हालत में जहाज पर मौजूद किसी भी यात्री को संकट में नहीं डालना चाहते थे। उनका का ऐसा मानना था कि अगर वो ठीक से इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाए तो कम से कम जहाज को हनेटा एयरपोर्ट के बड़े रनवे पर कंट्रोल क्रैश तो करवा ही सकते हैं। पायलट्स को ये तो पता चल चुका था कि प्लेन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन असल में प्लेन में क्या डैमेज हुआ था, इस बात से कॉकपिट में बैठे ये तीनों ही लोग अभी अनजान थे। तो स्थिति का जायजा लेने के लिए फ्लाइट इंजीनियर ने फ्लाइट अटेंडेंट से इंटरफोन पर बात की तो फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जहाज का पिछला वाला हिस्सा टूट चुका है और बैगेज कंपार्टमेंट कोलैप्स कर चुका है और सभी यात्री अपना अपना ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं। जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। अब जहाज के क्रू को भी अंदाजा हो चुका था कि वो इसको सिर्फ इंजन्स की मदद से ही लैंड करवा सकते हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। जहाज ने सिर्फ कुछ ही समय के लिए पायलट्स को ऐसा एहसास कराया था कि वो उनके कंट्रोल में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जहाज अभी भी एक रोलर कोस्टर की भांति हवा में इस तरह से उड़ रहा था। जो लोग जमीन पर खड़े होकर इस जहाज को उड़ता हुआ देख रहे थे, उनका यह कहना था कि यह जहाज उड़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पक्षी नशे में उड़ रहा हो। पायलट्स ऐसी सिचुएशन में जहाज पर मौजूद हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने जहाज के लैंडिंग गियर को नीचे गिराने का सोचा कि शायद जहाज थोड़ा बहुत कंट्रोल में आए। लेकिन परेशानी ये थी कि कॉकपिट में मौजूद सभी कंट्रोल बटन कॉकपिट में सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह गए थे, क्योंकि लैंडिंग गियर को नीचे गिराने के लिए भी हाइड्रोलिक पावर की जरूरत पड़ती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ग्रेविटी की मदद से बिना हाइड्रोलिक पावर के लैंडिंग गियर को अभी भी नीचे किया जा सकता था। तो पायलट्स ने इस मेथड का उपयोग करके लैंडिंग गियर को नीचे किया। हालांकि इससे कोई फायदा तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा जहाज का डच रोलिंग और तेज हो गया। अब पायलट्स पूरी तरह से हताश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और प्लेन को कंट्रोल करने के लिए जूझते रहे। पायलट्स जहाज को टोक्यो की ओर मोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जहाज में मौजूद लेफ्ट साइड वाले इंजन को तेज रफ्तार से चलाया और राइट साइड वाले इंजन को धीमी रफ्तार से चलाया, जिससे कि जहाज टोक्यो की ओर मुड़ सके। अच्छी बात यह थी कि ऐसा करने से जहाज टोक्यो की ओर मुड़ा भी और जहाज की ऊंचाई धीरे धीरे कम भी हो रही थी। लेकिन पायलट्स कोई भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने सभी इंजन्स की पावर को धीमा कर दिया, जिससे जहाज तेजी से नीचे की ओर आने लगा। जहाज नीचे तो आया, लेकिन नीचे आने के बाद इसके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहाज सीधा पर्वत श्रृंखलाओं की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर जहाज को ऊपर नहीं उठाया गया तो प्लेन सीधा पहाड़ से टकरा जाएगा। इस टकराव को रोकने के लिए पायलट्स ने जहाज के सभी इंजन्स को फुल पावर के साथ चलाया, लेकिन बिना हाइड्रोलिक कंट्रोल्स के जहाज को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था। केवल इंजन्स के सहारे ऐसा कर पाना संभव नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर ने सुझाव दिया कि क्यों ना जहाज को फ्लैप्स के जरिए कंट्रोल किया जाए। पायलट्स ने बैकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जरिए फ्लैप्स को नीचे करना शुरू किया, जिसका फायदा ये मिला कि जहाज का रोलर कोस्टर मूवमेंट अब ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुका था। अब इमरजेंसी के बाद ऐसा पहली बार था कि जहाज पूरी तरह से कंट्रोल में लग रहा था। पायलट्स अब जहाज को फिर से एयरपोर्ट की ओर मोड़ सकते थे। पायलट्स ने फिर से एटीसी से संपर्क किया और एटीसी से पूछा कि उन्हें कौन सी दिशा में मोड़ना चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट पर पहुंच सकें। जहाज अभी हनेडा एयरपोर्ट से 55 मील दूर नॉर्थ वेस्ट में था। ये दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी। जहाज कुछ ही समय में इस दूरी को कवर कर सकता था। बस परेशानी ये थी कि जहाज को इस डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप्स के ड्रैग को कम करने के लिए थ्रोटल को आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसा करने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। जो फ्लैप्स अभी तक जहाज को संतुलन दे रही थी, वहीं फ्लैप्स अब जहाज के संतुलन को तेजी से बिगाड़ती जा रही थी, जिससे जहाज थोड़ा सा टिल्ट होकर राइट साइड में मुड़ने लगा। जहाज का टिल्ट बढ़ता ही चला जा रहा था और एक बार फिर से जहाज तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। पायलट्स को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि अब इस जहाज को पहाड़ों में क्रैश होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन एक आखिरी प्रयास शायद जहाज पर मौजूद 524 लोगों की जान बचा सकता था। तो पायलट्स ने जहाज को कंट्रोल में लाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन शायद अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाज अब इतना नीचे आ चुका था कि उसकी राइट पिंग एक पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है और जहाज भियावान पहाड़ियों के बीच क्रैश कर जाता है और जमीन से टकराते ही जहाज से आग की लपटें निकलकर आसमान को छूने लगती हैं।
इधर एटीसी अपनी रडार पर जहाज को गायब होता हुआ देख पा रही थी। एटीसी पायलट से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। वहां से होकर एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट गुजर रहा था, जिसने पहाड़ियों में आग की लपटों को उठता हुआ देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने एटीसी को दी, जिससे यह कंफर्म हो गया कि फ्लाइट 123 क्रैश कर चुकी है। अगले दिन की सुबह में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि 524 यात्रियों में से महज 4 यात्री ही ऐसे थे जो इस भीषण प्लेन दुर्घटना में जिंदा बचे थे। जिंदा बचे लोगों ने बताया कि अगर प्लेन क्रेस्ट के कुछ ही समय बाद अगर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती तो कई सारे लोगों को इस दुर्घटना में बचाया जा सकता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको गंभीर चोटें आई थीं, जिन्हें अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी।